नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं INS 24/7 की ये खास पेशकश सबसे बड़ा खुलासा। जी हां, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं दंतेवाड़ा के अरनपुर नक्सली हमले में। अब समझिए, परत दर परत हम पूरा विस्तार से सिलसिलेवार आपको ये खुलासे बताएंगे। आप चौंक जाएंगे, आप सोचने में विवश हो जाएंगे कि आखिर ऐसा सब कुछ कैसे हुआ। उसके लिए आप धैर्य बनाइए और चलिए शुरू करते हैं। दंतेवाड़ा का अरनपुर नक्सली हमले से दहल गया। आखिर कैसे रची गई इस हमले की साजिश? इस वारदात को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड कौन था? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए सबसे पहले आप INS की ये खास पेशकश देखिए। इसमें आपको बड़े बड़े खुलासे दिखाई देंगे। देखिए। अरनपुर नक्सली हमले में सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। नक्सली कमांडर जगदीश ने इस हमले की साजिश रची थी। नक्सली जगदीश दरभर डिवीजन कमेटी का कमांडर है। पहले उसने पुलिस बस को उड़ाने की योजना तैयार की थी, लेकिन पुलिस छोटे वाहनों का इस्तेमाल कर रही थी, जिसके बाद योजना में उसने बदलाव किया और छोटे वाहनों को ही उड़ाने का फैसला ले लिया। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त भी जगदीश घटना स्थल के पास ही मौजूद था और हमला होने तक अपने लड़ाकों को निर्देश देता रहा। जगदीश को बुबरा कुहरामी के नाम से भी जाना जाता है। सुकमा जिले के पैगरगुंडम गांव का रहने वाला जगदीश, जिसकी उम्र महज 33 साल बताई जा रही है, उसको बम से विस्फोट करने की तकनीक का अच्छा जानकार माना जाता है। पुलिस ने घटना स्थल से 3 डेटोनेटर और बरामद किए हैं। इससे जाहिर हो जाता है कि नक्सली साजिश बेहद पुख्ता अंदाज में रची गई थी। इधर सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को धर दबोचा है। IED ब्लास्ट के मामले में जगदीश समेत 12 नामजद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 26 अप्रैल को अरनपुर में नक्सलियों ने DRG के जवानों को एम्बुश में फंसाकर ब्लास्ट अंजाम दिया था, जिसमें एक ड्राइवर के साथ 10 जवान शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। हमारे साथ इस समय मौजूद है CRPF के DG थाउसेन जी। उनसे जानने की कोशिश करके, सर बहुत बड़ी घटना हो गई है और क्या समीक्षा की क्या मिला सर? तो सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ उन सारे गरीब फैमिलीज के ऊपर भी। जो घटना हुआ है काफ़ी दुखद घटना हुआ। अभी घटना स्थल गया था, घटना स्थल जाके ये समझने की कोशिश की है कि किस परिस्थिति में ये घटना हुआ है, और घटना के बारे में हमारे CRPF के अधिकारी और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी IG, DIG और लोकल SP से हमने बात किए हैं, और इस तरह की घटना दोबारा ना हो उसके बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा की, और हमारे ऑपरेशंस में क्या खामियां हैं उसकी हमने समीक्षा की। आगे किस तरह का रणनीति अपनाना है। हमारे CRPF के यहाँ बटालियन डिप्लॉयड है, कोबरा डिप्लॉयड है, और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलके हम लोग सक्षम हैं कि इस तरह का घटना को आइंदा ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनल डिसीजंस हम लेंगे और कुछ लिए भी हैं कि ताकि एक रणनीति के रूप में हम आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से ये देख सकते हैं SL थाउसेन साहब जो खास दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हैं और दिल्ली से पहुंचकर जायजा लिया है, और जायजा लेने के बाद तमाम निरीक्षण किया है। उनका खासतौर पे कहना है कि जो जवानों की जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर DG का आना, जायजा लेना, समीक्षा लेना, ये सबसे बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं अब उनकी तो जो काफिला है वो जीरो ग्राउंड तक पहुंचे थे, और पहुंचने के बाद वहाँ की जायजा लिया। तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि आने वाले समय जो पुलिस की जो रणनीति है वो और तगड़ा या पुख्ता होगा। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हालदार, INS न्यूज, दंतेवाड़ा। इस मामले पर, इस पूरी घटना पर, इस खुलासे पर हम सीधा अपने सहयोगी का रुख करेंगे। जीवानंद हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं।
जीवानंद ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरी समीक्षा की, पूरा विश्लेषण किया, मुख्यमंत्री के दौरे को भांपा, बैठकों को भांपा और अब इस खुलासे पर भी उन्होंने खुद बातचीत की है। जीवानंद, क्या कुछ खुलासा सामने निकल कर आया? क्या कुछ, सबसे पहले तो आप परत दर परत शुरू करिए कि घटना के बाद कैसे एक एक गुत्थियां सुलझ रही। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से दंतेवाड़ा जिले के जो अरनपुर इलाके में जिस प्रकार की बम विस्फोट की घटना हुआ है, उस घटना के बाद तमाम जो पुलिस अधिकारी है, डीजी, आईजी, जितने भी तमाम अधिकारी है, समय समय पर आकर उस जगह का, घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको बता देना चाहूंगा, सबसे पहले इस घटना का जो मास्टरमाइंड जगदीश, इसकी नाम का खुलासा INS 24/7 ने किया था। सूत्रों के हवाले में खबर दिया गया था कि इस मास्टरमाइंड जगदीश है और इस जगदीश ने ही सारी साजिश रची। तमाम जो अब बात गुत्थी दर परत जो सामने आ रही है, एक के बाद एक जो गुत्थियां खुल रहा है, इसमें जो जगदीश जो कमांडर कुख्यात नक्सली महज 33 साल की उम्र की है और इसने ही मास्टरमाइंड यानी इस घटना का अंजाम का जो है साजिश रची थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर जिले में, बस्तर संभाग के भीतर अगर कहीं भी नक्सली बड़ी वारदात हुआ है तो वहां का जिम्मेदार जो है ना, आपका दरभा डिवीजन ही का नाम सामने आया। अगर झीरम कांड का भी अगर बात की जाए, झीरम में भी दरभा डिवीजन का भी नाम सामने आया है। और इसी प्रकार अंदरूनी जैसे बीजापुर और सुकमा में कोई भी बड़ा घटना हुआ, उसमें दरभा डिवीजन ऑलमोस्ट सबसे मोस्ट वांटेड में माना जाता है। यही कारण है कि आज अंता जो अरनपुर में जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें भी दरभा डिवीजन का सचिव है वो जगदीश का नाम सामने आ रहा है। तो जगदीश ने इस प्लानिंग को, जिस प्रकार की सामने बात आ रही है, ये जो घटना अंजाम देने के लिए करीबन 2 से 3 महीने तक उन्होंने रेकी किया है और रेकी करने के बाद उसने पुलिस की बड़ी बस को उड़ाने की इसने साजिश रची थी, लेकिन किसी कारणवश उस बस को उड़ा नहीं पाया है और छोटी वाहनों को उसने निशाना बनाया है। और यही कारण है कि इस छोटी वाहनों में जो सवार जो DRG के 10 जवान और चालक, जिसकी वहां पर मौके पर ही उनकी शहीद हो गया है। तो निश्चित तौर पे ये जो वारदात है, ये नक्सली बिल्कुल संजीदा बात है। जीवानंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। हम उनका भी मत जानेंगे, फिर एक बार हम आपके पास आएंगे। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर INS 24/7 में। धन्यवाद सर, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? अभी इसमें एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं कि बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया है, आदिवासी परंपराओं को भी ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया है। कैसे देखते हैं सर आप इस पूरे और जगदीश की भूमिका को लेकर? नहीं, देखिए, ये पूरा इलाका जो है वो दरभा डिविजनल कमेटी के अंतर्गत आता है और दरभा डिविजनल कमेटी जो है आज के दौर में सबसे सशक्त डिविजनल कमेटी के रूप में जो है वो जानी जाती है। इसलिए क्योंकि इसका आधा इलाका अर्बन क्षेत्र में आता है। जैसे जगदलपुर के आसपास का जो पैच है वो दरभा डिवीजन में आता है। इसके अलावा किरंदुल बैलेडिला का जो इलाका है वो दरभा डिविजनल कमेटी में आता है। यहाँ पर दरभा मतलब जो किरंदुल का जो अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन एरिया, जगदलपुर का अर्बन एरिया है, ये इस कारण जो है यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि नक्सली लगातार इन इलाकों में और इनका अर्बन नेटवर्क काफी स्ट्रांग है और इसके कारण ये घटनाओं को ज्यादा अच्छे ढंग से अंजाम देते हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। झीरम कांड का उदाहरण हमारे सामने है। इसके अलावा जो दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी, उनकी हत्या में भी दरभा डिवीजन कमेटी का हाथ था और अभी ये जो बड़ी घटना हुई है इस पे भी दरभा डिवीजनल कमेटी का हाथ है। रही बात बच्चों की, तो बच्चों का हमेशा नक्सली उपयोग करते हैं। इनका एक सिस्टम बना हुआ है। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन में बाल संगम का एक जो डेजिग्नेशन है, उस डेजिग्नेशन में ये लोग बाल संगम को ट्रेनिंग देते हैं बाकायदे। चूंकि बच्चे हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे पाते, इस कारण नक्सली जो है ना बच्चों का काफी अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं, महिलाओं का काफी अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि ये जो अभी की जो घटना हुई है, इस घटना में नक्सलियों ने बहुत सोची समझी रणनीति को अपनाया है और इस सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सर, एक और चीज सामने आई है कि
कई रिपोर्ट्स ऐसे सामने आ रही हैं कि लापरवाही भी की है। किराए की बस में, किराए के वाहन में जवानों को भेजा गया, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं पालन नहीं किया गया, उन्हें हल्के में लिया गया कि सामने सैनिटाइज किया जाएगा, रोड को देखकर पहले बाइक से निकलेंगे, कॉनवॉय निकलेंगे, फिर उसके बाद काफिला आएगा, बख्तरबंद गाड़ियों का कोई इंतजाम नहीं है, इतना बजट, इतना फंड, इतनी सुविधाएं, इतने सारे नियम कानून, फिर भी लापरवाही। सर इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, लापरवाही निश्चित रूप से हुई है। जिस ढंग से नक्सलियों का वहां पर नेटवर्क है, लेकिन नक्सलियों की जो वर्किंग है, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो बहुत, हम सब जानते हैं कि वो गुरिल्ला वार में दक्ष रहते हैं। इस कारण किसी भी चीज को, कोई भी घटना करने के पहले वो कई बार रेकी करते हैं, लगातार उसको मॉनिटर करते हैं और फिर जाकर के घटना को अंजाम देते हैं। देखिए, हम नक्सली जो है वो अननोन फिगर है। नक्सलियों का फेस जो है हम नहीं जानते, लेकिन नक्सली जो है हमको बड़े आराम से मॉनिटर करते हैं। तो ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है नक्सलियों को कि हम पता नहीं लगा पाते कि कौन बंदा नक्सलियों का समर्थक है और कौन नक्सलियों का विरोधी। तो इस कारण जो है ये चीजें आती हैं। रही बात एसओपी की, तो निश्चित रूप से इस मामले में भी एसओपी का बहुत सीधा तौर पर उल्लंघन हुआ है। और चूंकि जिस ढंग से नक्सलियों ने लंबे समय तक खामोशी अख्तियार करके रखी थी, तो उसके चलते जो है जवानों में एक लापरवाही आ गई थी। जवान जो है वो थोड़ा सा सुस्त हो गए थे, अपने एम के प्रति जो है वो उतने ज्यादा सजग नहीं थे, जिसका नक्सलियों ने बखूबी फायदा उठाया। और वापसी के दौरान जब जवान मतलब पूरी तल्लीनता से घर और अपने परिवार, अपने बच्चों को सोचते हुए आते हैं, उनको लगता है कि हमारा जो हम जिस मिशन के लिए गए थे वो मिशन कंप्लीट करके हम जब लौट रहे हैं, अब आराम से हम घर परिवार के बीच में रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो भाव है वो नक्सली इसको बखूबी समझते हैं, साइकोलॉजिकल वारफेयर में दक्ष हैं। तो इन सारी स्ट्रेटेजी का भरपूर उपयोग करते हैं और इसी के कारण हुआ। मनीष सर, माफी चाहूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आपका इस क्षेत्र में रिसर्च है, आपका विश्लेषण काफी गहरा है। 50 किलो आईईडी आ जाता है सर, बीच बफर जोन, छत्तीसगढ़ बफर स्टेट, मध्य प्रदेश बफर स्टेट, 50 किलो आरडीएक्स डेटोनेटर सजा दिए जाते हैं, 3 डेटोनेटर लगा दिए जाते हैं, किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगती सर। इतनी सफाई, इतनी सुविधाएं। देखिए, मुझे लगता है कि अभी हमको अपनी रणनीति पर, फोर्स को अपनी रणनीति पर और कहीं ना कहीं सरकार को भी अपनी रणनीति पर लगातार विचार करना पड़ेगा। जो ये नक्सली इलाका है, नक्सली इलाका होने की वजह से यहाँ पर जो माइंस का इलाका भी है, तो माइंस के उपयोग के लिए जो है अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन का भरपूर उपयोग किया जाता है। जो क्रशर प्लांट है, इसके अलावा जो छोटी छोटी मछलियां मारने में भी इसका उपयोग होता है। जो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, कई बार शिकार में भी लोग इसका उपयोग करते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट भरपूर है। पूरा बस्तर, अगर हम ये कहें कि पूरा बस्तर जो है ना बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है और इसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ये जो है ये यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, ये इन परिस्थितियों को नक्सलियों ने इन टरेन का भरपूर उपयोग किया है। मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकार को और प्रशासन को काफी सख्त होना पड़ेगा। जो यहाँ पर एक्सप्लोसिव के जिनके लाइसेंस हैं, मैं बता दूं आपको कि बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव कई बार पुलिस ने जब्त किया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी एक्सप्लोसिव बहुत खुले में आ रहा है और इसकी प्रॉपर जो है चेकिंग नहीं हो पा रही है। और ये आप पता नहीं लगा पाते कि वो एक्सप्लोसिव जो है वो नक्सलियों के लिए जा रहा है या मतलब दूसरे डोमेस्टिक उपयोग के लिए जा रहा है। मुझे लगता है इस दिशा में काफी काम करने की जरूरत है और पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ। सिर्फ पुलिस का काम नहीं है ये माइनिंग डिपार्टमेंट का काम भी है, ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम भी है और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सर, एक और अहम सवाल है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि बख्शेंगे नहीं, कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई जा रही थी। ऐसा लग रहा था, पूरे आम जनमानस में एक विश्वास क्रिएट हुआ था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या हो सकता है आगे की, अगर मैं पूछूं कि मनीष जी अपने अनुभव से किस दिशा के भविष्यमय विश्लेषण पर जाएंगे कि आगे की रणनीति कैसी हो सकती है, या फिर जैसा चल रहा है वैसा जांच का विषय और तमाम चलेगा?
देखिए सर, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये चुनावी वर्ष है और जिस इलाके में ये घटनाएं हो रही हैं और नक्सलियों की सक्रियता जिन इलाकों में है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के लोग जो है इसका फायदा उठाते हैं और लगातार बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी आतंकवादी संगठन या कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो फल फूल नहीं सकता। रही बात मुख्यमंत्री जी का है, तो मुख्यमंत्री जी दोहरी भूमिका में है। एक तो वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनको कंडेम करना उनकी मजबूरी भी है और उनका नैतिक दायित्व भी है। दूसरी तरफ वो एक अपने दल के नेता भी हैं जिनको चुनाव में भी जाना है। हम जिस प्रकार की स्थितियों को देखते हैं कि इन इलाकों में अगर नक्सलियों के खिलाफ आप आवाज बुलंद करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है अंदरूनी इलाकों में रह रहे आपके कार्यकर्ताओं को भोगना पड़ता है। तो मुझे लगता है एक बड़ा संतुलित बयान है मुख्यमंत्री जी का और उस दिशा में उन्होंने कहा है मनोबल भी बढ़ाना है, फोर्स का भी मनोबल बढ़ाना है, सरकार को कहीं ना कहीं मनीष सर संतुलित एक्शन भी हो सकता है, इस तरह के हम कयास लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने बिल्कुल खुलकर बात की, बेबाकी से बात की, एक तटस्थ बात की। मनीष सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया IANS 24/7 से जुड़ने के लिए। एक बार फिर से जीवानंद का रुख करना चाहूंगा। जीवानंद हमारे साथ जुड़े थे। जीवानंद, आपने जाहिर सी बात है आपने सुना ही होगा, मनीष सर से हम जुड़े, हमने तमाम तरह की, अगर जीवानंद मैं अभी पूछूं कि अब क्या चल रहा है उस अंचल में, तो जीवानंद संक्षिप्त में बताएंगे कि क्या कुछ अब का करंट रेशियो है। देखिए जिस तरह से घटना के बाद अब सिर्फ इस क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है। जो डीआरजी के फोर्स है वो बदला लेने के लिए जंगल में सर्चिंग कर रहा है, नक्सलियों के मान में घुसे जा रहे हैं कि उनके जो शहादत जो जवान है उनकी किस प्रकार के बदला लिया जाए। ये तो नक्सलियों ये तो यहाँ पुलिस बल की स्ट्रेटेजी है जो देखने को मिल रहा है। वही अब घटना की समीक्षा के लिए तमाम जो टीम है, तमाम जो फॉरेंसिक टीम है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी जगह पे पहुंच रहे हैं कि कितनी दूरी पर विस्फोट हुआ, कितना कौन कितने जवान शहीद हुए, कितने नक्सली मारे गए, कितने घायल है, इस प्रकार की समीक्षा फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे समय आगे चलता जा रहा है, नक्सली ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। ये बात पुलिस विभाग को समझना होगा। पहले अगर जिस प्रकार की मुठभेड़ होता था, पहले इस प्रकार जो होता था वो एम्बुश की तरीका कुछ अलग होता था कि बिहार जंगलों में एस टाइप, यू टाइप, भी टाइप, इस टाइप में नक्सलियों ने एम्बुश लगाते थे। काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि सामने वाले भी उसी हिसाब से अपनी टैक्टिक्स और टेक्निक्स में परिवर्तन कर रहे हैं। जीवानंद, वक्त कम है, बातें और भी विस्तार से हो सकती थी लेकिन समय का तकाजा है। आप हमसे जुड़े, आपने बातचीत की, उसके लिए बहुत शुक्रिया और आप नजर बना के रखें, हम आपसे फिर मुखातिब होंगे इसी मुद्दे को लेकर। IANS 24/7 सबसे बड़े खुलासे में आपको हमने दिखाया कि कैसे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अभी